Continue with the chapter cash flow statement. In this video, we will discuss how to calculate cash flow from operating activity. Proceeding with question number 13, the information is being provided to you. अगर हम थोड़ा सा फॉर्मेट को रिवाइज करें तो सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन द सरप्लस चाहिए या आपको नेट प्रॉफिट गिवन होता है। तो इस केस में हमें नेट प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है। सो हमने लिख लिया नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन एंड टैक्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड 2,15,000 एज गिवन इन द क्वेश्चन। इसके बाद हमें चाहिए होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। देन इट इज प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, आपको यहाँ गिवन है फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो फाइनल डिविडेंड, कोई तो डिविडेंड होगा, तो आपने यहाँ लिख लिया डिविडेंड पेड 50,000। इसके बाद हमें चाहिए होता प्रोविजन फॉर टैक्स। सो प्रोविजन ऑफ टैक्स इज ऑल्सो गिवन, हमने उसको भी ऐड कर लिया 45,000। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ डेबिटेड, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो ऐड वाली हमारे दो ही आइटम्स गिवन है, तो प्लस करके हमारे पास टोटल आ गया 3,10,000। लेस में हम करते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ क्रेडिटेड, दैट इज नॉट गिवन, और हम लेस में करते थे इनकम टैक्स रिफंड, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 30,000। सो हमने इसको माइनस कर दिया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2,80,000, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसके लिए हमने फर्स्ट अपना वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया है। अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मेट हमने बना चुके हैं कैश फ्लो का। सो फर्स्ट लिख लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो हमने पहले वर्किंग नोट पे कैलकुलेट किया 2,80,000। यहाँ लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1 2,80,000 लिख लिया। फॉर्मेट में आगे बढ़े तो आता था एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सबसे पहले इसमें आता है डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन 25,000, सो वी हैव रिटन 25,000। देन इट इज गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज, किसी भी तरह का कोई भी इंटेंजिबल अमोर्टाइज हो, तो पेटेंट अमोर्टाइज आपको गिवन है 30,000, हमने लिख लिया 30,000। देन इट इज इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, कुछ भी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन। देन इट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपको गिवन है, सो हमने लिख लिया 10,000। एंड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हम पहले फॉर्मेट को याद करते हैं, उसमें देखते हैं कौन सी आइटम आती है, देन हम इसमें से सर्च करके उसको लिखते हैं। सो ऐड में आपको 3 ही गिवन है, इसको प्लस करके 65,000 आ गया। 2,80,000 में 65,000 प्लस किया, 3,45,000 आपके पास आ गया। लेस में हमारे पास होती था डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। देन गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सो गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इज गिवन, तो उसको हमने लेस कर दिया 70,000। देन डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज नॉट गिवन। सो लेस में आपको एक ही आइटम गिवन है 70,000, माइनस करके आपके पास आ गया 2,75,000। ये आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज देखते थे। इस क्वेश्चन में आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ, सो वो वाला पॉइंट हम स्किप कर जाएंगे। डायरेक्टली आपको गिवन है। अभी यहाँ बात जो है ध्यान देने वाली है, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था कंपनी ने 45,000। प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब होता है ये वो वाला टैक्स है जो कंपनी ने हर साल पे करना है। तो हमने सोच लिया कि इस साल हमें 45,000 टैक्स देना पड़ेगा, हमने कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअल में जब हमने टैक्स दे दिया उसके बाद हमारे पास इनकम टैक्स जो रिफंड है वो आ गया 30,000। मतलब 45 आपने सोचा था कि यू हैव टू पे, बट एक्चुअल में 30,000 आपको गवर्नमेंट ने रिफंड कर दिया, तो अल्टीमेटली कंपनी ने कितना पे किया होगा, ओनली 15,000। सो दैट इज लेस टैक्स पेड 15,000। आपको रिफंड ऑफ टैक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिफंड से आपकी अमाउंट आपके पास दोबारा आ गई, वो टैक्स पेड में हम काउंट नहीं करेंगे। सो 45,000 हमने सोचा था कि कंपनी को देना पड़ेगा, 30,000 उसमें से रिफंड हो गया, सो अल्टीमेटली कंपनी ने 15,000 ही पे किया है। सो 2,75,000 से 15,000 माइनस किया तो यू गेट द फाइनल आंसर 2,60,000। ये पॉजिटिव आंसर है, तो इसको हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जस्ट रिमेंबर यू हैव टू लर्न द फॉर्मेट, देन रिकॉल द अमाउंट items of the format and search in the question and write it down. Those items not given in the question, skip that particular item. Only then you are able to solve the cash flow statement very efficiently and in an easy manner.